आज बच्चों उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि कक्षा 8वीं का विषय गणित है। समय 3 घंटे हैं, पूर्णांक 80 अंक का है। ये कुछ ऐसा फ्रंट पेज मिलेगा आपको कॉपी का, जिस पर आपको अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में शाला का नाम, संकुल का नाम, विकास खंड और जिला, ये सब आप लोगों को भरना पड़ेगा। तो अनुक्रमांक जो है, मैं जो भी होगा अनुक्रमांक आप लोग अपना भरना, मैं वैसे ही भर दे रहा हूं ये देखने के लिए। 9827 करके मैंने इसका एक अनुक्रमांक भरा है। इसको शब्दों में भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों शब्दों में भी लिख देना इसको 9827। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 9827। ऐसा कुछ लिख देंगे इसमें। और इसके बाद जो है शाला का नाम अपने आप लिख देना यहाँ पर जो भी आएगा। ये है जो भी, मान लीजिए यहाँ पर संकुल का नाम लिख देंगे, शाला का नाम जो भी आपका संकुल का नाम है। जैसे यहाँ पर जो है पंडरी लिख दे रहा हूं मैं, और यहाँ विकास खंड धरसींवा लिख दे रहा हूं मैं। आप लोगों का जो होगा उसको लिख देना। और जिला रायपुर, जो भी आपका जिला आ रहा होगा उसको आप लोग लिख लेंगे। ये भर लेंगे शाला का नाम जो भी है, शासकीय शाला जो भी है, शासकीय शाला मांडर, ये मैंने लिख दिया इसको। इस तरह से आप लोग इसको पहले फ्रंट वाले पेज को भर लेंगे। बच्चों ध्यान रखना, समय 3 घंटे रहेगा और पूर्णांक इसका 80 अंक का रहेगा। और इसका फॉर्मेट पूरा ये मैं दिखा रहा हूँ, इसमें कैसे आपको लिखना है और सारी जानकारी कैसे इसमें भरनी होती है। इसलिए जो भी कुछ करेंगे ठीक ठाक करेंगे आप लोग। चलिए ये देखिए, पहले निर्देश इसका पढ़ लेते हैं। पहला है, इसमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य, अर्थात कोई सा भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। दूसरा है प्रश्न क्रमांक 1.1 से 1.15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब इसमें केवल इसका एक एक आंसर, 4 ऑप्शन दिए होंगे और एक आंसर होगा। नंबर 3 पे कह रहा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 से 7 तक के क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एक क्रमांक 8 से 12 लघु उत्तरीय है, और सेकेंड आ रहा प्रश्न क्रमांक 13 से 16 दीर्घ उत्तरीय है। और फर्स्ट इसमें दे रहे हैं प्रश्न क्रमांक 17 से 18 एवं दीर्घ उत्तरीय है ये। और सेकंड दे रहा है प्रश्न क्रमांक 19 से 20 है। चलिए चौथा दिखाते हैं, इसमें दीर्घ उत्तरीय फर्स्ट है प्रश्न क्रमांक 17 एवं 18 तथा दीर्घ उत्तरीय सेकंड इसमें प्रश्न क्रमांक 19 एवं 20 के विकल्प में दिए गए हैं। तो ये सारे इनमें अंकों का विवरण दिया हुआ है, कौन से प्रश्न कितने अंक के हैं। तो चलते हैं पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे इसमें आपको एक जगह दी होगी आंसर की, आपको वहीं पर आंसर लिखने हैं। और किस प्रकार लिखने हैं इसका ये फॉर्मेट आपका मैं डाल रहा हूं और उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले आ रहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1.1 है और ये 15 क्वेश्चन है बच्चों, एक एक नंबर के, तो ये 15 अंक के हो जाते हैं पूरे के पूरे। चलिए देखिए प्रश्न क्रमांक 1.1 में निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। इसमें पूर्ण वर्ग संख्या यानी जिसका वर्गमूल निकाला जा सके वो है। तो इसमें ये पूर्ण वर्ग संख्या जो है 144 है। 144 है पूर्ण वर्ग, क्यों है? क्योंकि ये 12 का वर्ग है। 12 गुणा 12 करेंगे तो ये 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो उत्तर लिखना है बच्चों, उत्तर में ऐसे लिखेंगे, ए लिखेंगे और यहाँ पर 144 लिख देंगे। बस इतना ही आपको लिखना है, इससे फालतू नहीं लिखना है। ऊपर टिक भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर टिक नहीं करना है। चाहो तो टिक कर सकते हो वैसे, लेकिन आंसर आपको नीचे उत्तर वाली जगह पे लिखना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट में बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1.2 है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है। यहाँ देखो बच्चों, मैं डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। ये डायग्राम दो समांतर रेखाएं होंगी और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। इसमें जो बताना है बच्चों, वो एक ही ओर के कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योगफल बताना है। और ये बच्चों ये योगफल 180 अंश होता है। तो इसमें उत्तर ढूंढ लीजिए, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है।
तो यहाँ पर बी लिखेंगे और इसका आंसर जो है वो लिखेंगे 180 अंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.13 है, ये 1.3 आंकड़ा दिया हुआ है 5 3 2 2 4 5 3 3 4 3 5 3 का बहुलक है। बहुलक का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी जिसकी आवृत्ति ज्यादा है। तो मैं पहले 2 लिख ले रहा हूँ, फिर इसमें 3 दिखाई दे रहा है, फिर 4 दिखाई दे रहा है और 5 भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं 5 है ये, तो 5 वाले के आगे एक लाइन खींच दीजिए। ये ऐसे ही 3 है तो 3 के आगे खींच दीजिए, यहाँ पर ये आ गई 3 के आगे। फिर 2 है तो 2 के लिए आगे इसके खींच दीजिए। फिर इसके बाद 2 है, ये 2 के आगे एक और लाइन खींच दीजिए। फिर 4 है तो 4 के आगे एक लाइन खींच दीजिए। इसके बाद 5 है तो 5 के आगे एक लाइन खींच दीजिए ये। इसके बाद 3 है तो 3 के आगे एक लाइन खींच दीजिए। फिर इसके बाद फिर 3 आ गया, फिर 3 के आगे एक लाइन खींच दीजिए। फिर 4 आ गया, 4 के आगे एक लाइन खींचिए। फिर 3 आ गया, 3 के आगे एक लाइन खींच दीजिए। फिर इसके बाद 5 आ गया तो 5 के आगे एक लाइन खींच दीजिए। और फिर इसके बाद 3 आ गया, 3 के आगे एक लाइन और खींच दीजिए। ये ऐसे खींचेंगे, 5वीं लाइन ऐसे खींचते हैं। अब इसका अंकों में लिख लेते हैं। यहाँ 2 हो गया, ये 5 हो गया, इसका 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी बच्चों वही बहुलक होता है। तो यहाँ 3 की आवृत्ति सबसे ज्यादा है, 5 आपकी, तो 3 इसका उत्तर हुआ, यानी कि ये बी वाला सही है। तो यहाँ पर क्या लिखना है उत्तर में, उत्तर वाली जगह पे ही लिखना है बच्चों, ये बी हो जाएगा और यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। ये इसका उत्तर हो गया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं 1.4 पे। निम्नलिखित में से किसे ज्ञात करने हेतु आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना अनिवार्य होता है। तो बच्चों देखते हैं एक करके, माध्यिका में ही करना पड़ता है। आंकड़ों को पहले या तो आरोही क्रम में लिखिए चाहे अवरोही क्रम में लिखिए। समांतर माध्य में भी नहीं करना होता है, बहुलक में भी नहीं करना होता है, प्रायिकता में भी नहीं करना होता है। तो यहाँ पर क्या उत्तर लिखेंगे बच्चों, ए लिखेंगे और यहाँ पर माध्यिका लिख देंगे। ध्यान रखना बच्चों, जहां पर आपको जगह दिया हुआ है, जितना स्पेस दिया हुआ है, आंसर आपको वहीं लिखना है, कहीं और नहीं आंसर लिखेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, काट दिए जाएंगे। चलिए अगला चलता है हमारा, ये 1.5 है। बीजीय व्यंजक -x² y⁴ में गुणांक है। गुणांक बताना है इसका कितना है गुणांक। तो बच्चों यहाँ देखिए -6 तो है नहीं, ये बी वाला है, -1 है इसका गुणांक। गुणांक में क्या है, -1 आएगा बच्चों, -1 है, इसके साथ ये लिखा हुआ x² है और y⁴ है ये। तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे और -1 इसके आगे जो लिखा हुआ है ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1.6 वाला, किस बहुभुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण के देखो बच्चों, वर्ग का ही विकर्ण होता है जो समकोण पर कटता है। आयत में भी नहीं कटेगा, त्रिभुज में भी नहीं कटेगा, त्रिभुज का तो होता ही नहीं है, और समलंब चतुर्भुज में भी नहीं होता है जो 90 पर काट पाए। तो क्या है हमारे पास, वर्ग है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग, ए लिखेंगे और यहाँ पर वर्ग भी लिखना है आपको। चलिए 7वां प्रश्न है इसका, बट्टे की गणना किस मूल्य पर की जाती है। बट्टा मतलब छूट बोलते हैं इसको। छूट किस पर दिया जाता है, तो बच्चों छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। जो उस पर अंकित होता है उस पर ही छूट देते, तो उसी पे ही बातचीत होती है हमारी। तो ये ऑप्शन सी इसका सही है। तो यहाँ पर सी लिखेंगे और साथ में ये भी लिख देंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर ये पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों, तभी आंसर आपका मान्य होगा। चलिए आगे देखते हैं, ये है आपका 8वां प्रश्न। संख्या 1 को कहा जाता है योज्य तत्समक, मतलब जोड़ने पे संख्या ना बदलती हो। तो ये तो होगा नहीं। इकाई अवयव, और इसके बाद गुणन तत्समक या गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम भी नहीं होगा, गुणन तत्समक। गुणन तत्समक का मतलब होता है गुणा करने पर 1 प्राप्त हो, लेकिन बच्चों यहाँ क्या होगा, इकाई अवयव है, केवल 1 ही इसका माना जाता है। तो ये उत्तर बी इसका सही है। तो यहाँ पर बी लिखेंगे और साथ में क्या लिखाएंगे, इकाई अवयव। चलिए इसके बाद 0.9 यानी कि 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उचित भिन्न है। कौन सी उचित भिन्न है, तो जो ऊपर वाली संख्या जिसमें छोटी होगी और हर बड़ा होगा वो वाली उचित भिन्न कहलाती है।
तो चलिए देखते हैं कौन सी उचित भिन्न है। ये है डी वाला ऑप्शन इसमें। तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे और साथ में ये 5/12 भी लिखना होगा। अब 10वें में देखते हैं 2 तथा p का योग होगा, तो 2 + p हो जाएगा या p + 2 कह दीजिए। तो ये पहला ही ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, इसका उत्तर ए हो जाएगा और यहाँ पर 2 + p लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न जो कह रहा है वो है रिक्त स्थान का। तो रिक्त स्थान में 11वां नंबर है, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, समकोण होता है। यहाँ पे लिख देंगे आपको समकोण, समकोण लिखेंगे या 90 अंश लिख देंगे तब भी चल जाएगा काम। चलिए चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है बच्चों, ये होता है 360 अंश होता है। अगला है वृत्त का व्यास त्रिज्या से 2 गुना होता है। यहाँ के लिखेंगे 2 गुना। माचिस की डिब्बी में सीड्स होते हैं, माचिस की डिब्बी में अगर सीड्स आप देखेंगे तो 8 सीड्स मिलेंगे, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। घनाभ में कोरें होती हैं, घनाभ में कोरें कितनी होती हैं बच्चों, ये होती हैं 12 कोरें। ये डब्बी ये सब बच्चों गिनना चाहो तो गिन सकते हो इनको, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ गिन करके। ये आपकी माचिस की डिब्बी बना दी मैंने, ऐसे बन जाएगी ये डब्बी। अगर बना के देखेंगे आप लोग तो आसानी से बनती हुई दिखाई देगी। इसमें ये देखो ये कोरे होती हैं, कोरे का नाम मैंने सीड्स की बात करते हैं। एक सीड्स यहाँ है, एक यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये वाला 4 हो गया, यहाँ वाला 5 हो गया और ये 6 हो गया और ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, 8 सीड्स हो गया। ऐसी कोरों की बात करी थी। घनाभ है, कोर देखो ऊपर 4 है, 1 2 3 4, 4 नीचे भी है 8 होगी और 4 ये खड़ी वाली है, तो 12 हो गई है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये जो है 6 प्रश्न है, 2-2 नंबर के होंगे और 12 अंक का होगा इसका। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया -2⁷ गुणा 2⁸। ये हल करने पड़ेंगे और जगह जितनी दी हुई है उतना ही मिलेगा, इससे फालतू जगह नहीं मिलेगी। तो -2⁷ गुणा 2⁸, इसका मतलब ये हुआ -1⁷ हो गई और यहाँ 2 की घात कितनी हो गई, 7 हो गई और यहाँ 2⁸ हो गई। -1⁷ करेंगे तो ये तो -1 ही हो जाएगा और गुणा 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 7 है और ये 8 हो जाएगा, तो ये हो गया -1 गुणा 2⁸, 8 7 15 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा -2⁵15 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप आंसर लिखकर खत्म कर देंगे इसको। यहाँ एक स्पेस जो है थोड़ा ही स्पेस रहता है, वहां पे मिलेगा आपको, ज्यादा बड़ा स्पेस नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं इसके बाद ये तीसरा प्रश्न आ रहा है आपका। दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है एवं वृत्त का केंद्र O है, भुजा BC पर स्थित है। ये भुजा BC है, ये केंद्र O यहाँ दिखाई दे रहा है आपका, यहाँ पर ये केंद्र बना हुआ है। तो कोण B का मान बताइए, यानी इस वाले कोण का मान बताना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसमें अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, पीछे बताया था मैंने। तो ये तो कोण आपका 90 अंश का हो जाएगा। ये वाला मान लिया कोण X है और ये वाला कोण भी X ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ लिख लेना, चूंकि AB बराबर AC, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण B बराबर कोण C बराबर X, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना। और कोण जो है A कितना है, 90 अंश का हो जाएगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। चलिए अब आगे क्या होगा, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, कोण A है प्लस का कोण B है प्लस का कोण C है बराबर 180 अंश। कोण A का मान कितना है, X है, कोण B का मान भी 90 है बच्चों, कोण C का मान जो है X है और बराबर ये 180 अंश हो गया। तो यहाँ X और X तो 2X हो गया और 90 को इधर ले जाते हैं तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। सो 2X बराबर 90 बच जाएगा यहाँ, तो X बराबर 90/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 45 हो गया। X बराबर 45 अंश। इसका मतलब क्या हो गया, कोण B का मान कितना आ गया, कोण B बराबर 45 अंश, और यहीं पे आप आंसर लिख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ये है नंबर 4। निम्नलिखित बहुपद को चर राशि के घातांक के घटते क्रम में लिखिए। तो ये आपको दिया हुआ है माइनस का 12 5 की एक्स m की घात 5 माइनस 9 m की घात 6 प्लस 16 माइनस 6 m की घात 2 प्लस 8 m की घात 1 ही है। तो क्या बताना है इसको? चर राशि के घातांक के घटते क्रम में लिखना। तो सबसे पहले सबसे बड़े वाला, तो सबसे बड़े वाला ये पावर 6 वाला है। तो देखिए इसमें घातांक के घटते क्रम में, तो यहां लिख दीजिए घातांक के घटते क्रम में। चलिए लिख के दिखाता हूं मैं जरा इसको। सबसे पहले क्या आएगा? माइनस का 9 आ जाएगा, m की घात 6 आ जाएगा। अब उससे घात कम कौन सी है? ये है 5 वाली, ये वाली लिखेंगे। तो माइनस का 12 आ जाएगा, m की घात 5 हो जाएगा। इससे कम घात यहां दिखाई दे रही है आपको, तो माइनस का 6 है, m की घात 2 है। इसके बाद केवल m वाला रह जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 8 और m आ गया, और फिर बाद में प्लस का 16 ये बिना m के साथ है, और यही पे आंसर हो जाएगा। इतना ही केवल लिखना है बच्चों। ये चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कह रहा है एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है, तो उसके अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। n का मान यहाँ पर 8 दिया हुआ है, अंतः कोणों का योग। तो जरा देख लेते हैं बच्चों क्या होता है सूत्र। अंतः कोणों का योग, इसका सूत्र होता है बच्चों n-2 इंटू 180 अंश। n का मान दिया इन्होंने 8 माइनस 2 कर दीजिए और गुणा 180 अंश कर दीजिए। तो 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा, और गुणा 180 अंश। तो 6 8 48 को 8 और 6 कम 6 और 4 10, इतने अंश आ जाएगा, और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला प्रश्न, समीकरण हल कीजिए। इस समीकरण को हल करना है, तो देखिए कैसे हल करेंगे। पहले लिख लेते हैं 6x प्लस का 18 बराबर 24। 18 को पक्षांतर कर दीजिए, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा? 24 माइनस 18 हो जाएगा। तो 6x बराबर कितना बच जाएगा? यहाँ से 18 और 6 24, 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो x बराबर इस 6 को भी इधर ले आइए, तो 6/6 हो जाएगा, गुणा में है तो इधर बटे में आ जाएगा। 6 कम 6, तो ये x का मान कितना आ गया? 1 आ गया, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ये है 7वां। परिमेय संख्या 1/8 में से -1/4 को घटाइए। तो देखिए 1/8 है, इसमें से घटाना कितने को? माइनस कर देंगे, और माइनस का 1/4 कर देंगे। ये हो जाएगा 1/8, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। लघुत्तम लेंगे बच्चों तो 8 आएगा, यहाँ 8 एकम 8 और 1 एकम 1 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 की 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 2 और 1 3 हो गया, 3/8 हो गया, और यहीं पर ये आंसर कर देना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न में। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इसमें 5 प्रश्न होंगे, 3-3 नंबर के, और 15 अंक का ये पूरा का पूरा होगा आपका। तो ये है 8वां प्रश्न। देखते हैं इसमें 2/7 की घात 3 है, गुणा 1/2 की घात 3 को हल कीजिए। तो कितना है लिख लेते हैं। 2/7 की घात कितना है? 3 है, और फिर 1/2 की घात कितना आ गया? 3 आ गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 की घात 3 हो जाएगा, और बटे 7 की घात 3 हो जाएगा, गुणा 1/2 की घात 3 हो जाएगा। 2 की घात 3 और 2 की घात 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/7 की घात 3। हाँ, इसमें 7 की घात 3 को जो हम हल करेंगे, तो 7 की घात 3 का मतलब होता है 7 गुणा 7 और गुणा 7, 7 सते 49 हो जाएगा, और गुणा 7 और आ जाएगा। 7 में 63, 6 बच गया, और 7 चौक 28, और 6 कितना हो गया? 34 हो गया। तो ये आ जाएगा 343। बच्चों ये बगल में जो स्पेस मिला रहेगा, इसको आप पेंसिल से हल कर लीजिएगा। जो भी रफ काम करना पेंसिल से करिएगा, पेन से मत करिएगा, और यहीं पर आंसर लिख दीजिएगा। और ये बाद में कोशिश करिएगा मिटा दें,
और नहीं भी मिटाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आप यहाँ साइड में नहीं करेंगे, लाइन खींच देना है कि यहाँ पर ये लाइन एक खींच देगा और इसके बाद बगल में रफ कार्य कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, ये एक और है। 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए और इसमें 3 समान भागों में विभाजित कीजिए। उसके लिए सबसे पहले स्केल ले लेंगे। स्केल में क्या करना है आपको, ये 7.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी, ये है 7.5। स्केल हटा देना है आपको, इस पे लिख दीजिएगा ए बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब इसके नीचे जो है एक तिरछी लाइन खींचेंगे। तिरछी लाइन यहाँ ए से खींचना है आपको, ये ऐसे लाइन एक खींच देंगे और प्रकार से क्या करेंगे बच्चों, इसमें हमें 3 बराबर लाइनें काटनी है। यहाँ से काट दीजिए। ये हमने क्या करा, ये थोड़ा सा मैंने इधर ले लिया है, इसमें इसके 3 बराबर हिस्से करने हैं आपको। तो ये मैंने एक चाप लगा दिया इसका, देखो ये चाप लग गया बच्चों। इसके बाद ये प्रकार की नोक उठाना, इस पे रख देना यहाँ पर, फिर दूसरा चाप लगा देना ये। इसके बाद फिर प्रकार को उठाना और यहाँ पर रख देना इस जगह पे, नोक पे, और फिर इसको काट देना ये। अब प्रकार हटा देना है बच्चों। प्रकार की ये जो लास्ट वाली लाइन कटी है इसको मिलाना है। यहाँ पर पहले 1 2 3 लिख दीजिए, 1 है, 2 है और ये 3 है। तो लास्ट वाली लाइन को आपको क्या करना है, मिलाना है, यानी ये वाली लाइन इससे बीच से मिला देना है। और यहाँ से क्या करना है, इसकी समांतर रेखाएं, इसके समांतर रेखा खींचनी है। यहाँ पर कैसे खींचते हैं समांतर रेखाएं, या तो कोण के बराबर कोण बना दीजिए या फिर इसके समांतर रेखा खींच दीजिए। तो जैसा चाहिए आप लोग कर लीजिए। मैं थोड़ा समांतर की रेखाएं खींचने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैंने स्केल रख लिया बच्चों। अब इसके समांतर रेखा खींचने के लिए इसको मैं आगे बढ़ा दूंगा और ये स्केल यहाँ आ गया, देखो बिल्कुल सही सा। अब ये समांतर रेखा खींच जाएगी। तो देखिए खींच के दिखा रहा हूं मैं रेखा बच्चों, ये समांतर रेखा यहाँ खींच गई। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ इसको, ये यहाँ बढ़ जाएगी और यहाँ से भी इसकी समांतर रेखा खींच जाएगी। स्केल को अब हटा दीजिए और इसके पार्ट्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर C लिख दीजिए और ये D लिख दीजिए। इनको नापना भी होता है बच्चों, कितने का आया है ये, तो ये नापने के लिए स्केल ही लेना पड़ेगा हमें फिर से। देखो बच्चों सारे के सारे बिल्कुल सही नाप के हैं, तो ये 2.5 का ये हो जाएगा आपका। ये सारे के सारे 2.5 के हो गए हैं और इसी की फिर हमें रचना लिखनी होती है बच्चों। अब ये जो बनाया है इसका जो है मैं क्या करना है, इसका रचना भी लिखनी होती है बच्चों वैसे। तो यहाँ 7.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचिए और इसके 3 समान भागों में विभाजित करते। मैंने विभाजित तो कर दिया है, थोड़ी सी रचना भी लिख दीजिए यहाँ पर। तो पहले नंबर पे क्या लिखा जाएगा, एक रेखाखंड AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा AB से कोण बनाती हुई रेखा AC खींचा। खींची लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या हुआ, प्रकार से नंबर 3, प्रकार से 3 चाप लगाए, समान दूरी के 3 चाप लगाए। नंबर 4 हो गया, 3 को B से मिलाया। और नंबर 5 में क्या हो गया, 3B के समांतर रेखाएं 2D व 1C खींची। तो ये क्या हो गया, नंबर 6 AC बराबर CD बराबर DB बराबर 2.5 सेंटीमीटर
प्राप्त हुआ। बस इतनी संरचना लिख करके काम चला लेना इसका। चलते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है ये समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य में क्या होता है? समांतर माध्य, पहले इसका सूत्र लिखेंगे, अंकों का योगफल बटे अंकों की संख्या। अंकों में सब लिख दीजिए, पहले 81 है ये, प्लस का 74 हो जाएगा, प्लस का 69 हो गया, प्लस का 73 है, और प्लस का 91 है, और प्लस का कितना है 55 है, और प्लस का 61 है, और बटे में संख्याएं गिन लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, संख्या यहाँ पर 7 आ गई। अब इनको जोड़ना है और 7 से भाग देना है। जोड़कर 504 आ जाएगा, बटे 7 हो जाएगा। अब 7 सते 49, एक बचा, और 7 दूनी 14, 72 आ जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं मजदूर किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, तो 8 मजदूर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे, ऐसा बताना है। इसके लिए पहले मजदूर लिख दीजिए बस, तो यहाँ पे मजदूर, और इसमें क्या है, यहाँ पे दिन लिख दीजिए। सबसे पहले है 20 मजदूर। 20 मजदूर किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण करते हैं, तो यहाँ 20 दिन आ जाएगा। 8 मजदूर, यहाँ पर 8 मजदूर लिखा दीजिए, और यहाँ पे कितने दिन में पूर्ण करेंगे, x दिन में पूर्ण करेंगे, इसको मान लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये तीर नीचे को लगाते हैं बच्चों। अब किसी काम में अगर मजदूर बढ़ा दिए जाते हैं तो दिन की संख्या कम हो जाती है, कम दिन काम नहीं, काम खत्म हो जाता है। और अगर मजदूर कम रखेंगे बच्चों तो हम दिन ज्यादा लगाने पड़ेंगे उसमें, तो ये बिल्कुल विलोम संबंध है इसमें, तो उल्टा तीर लग जाएगा। बस अब आगे हो गया। ये तीर जो बताता है ये कहता है इसको ऊपर लिखिए, तो x बटे 20 हो जाएगा, और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 20 बटे 8 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 20 बटे 8 गुणा 20 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 2 से काटेंगे इसको 10 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणा 5 यानी 50 दिन, इतने दिन लगेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न नंबर 12 है। दो संख्याओं का योग 64 है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें आराम से इसकी संख्याएं बनानी है, समीकरण बनानी पड़ेगी, तभी जाकर के हो पाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। देखो दो संख्याओं का योग कहा है तो x प्लस वाई बराबर 64 हो गया। यह समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या y है, पहली संख्या x है, तो 3 गुनी है, 3x हो गया। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ये y का मान समीकरण 1 में रखेंगे इसका, तो रख दीजिए। तो x है यहाँ पे, y का मान 3x हो गया बराबर 64 है, 3 और 1 4x हो गया, तो 64 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 64 बटे 4 आ जाएगा। 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, यानी x बराबर 16 आ गया। पहली संख्या आ गई। पहली संख्या कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई आपकी 16, और दूसरी संख्या भी निकल जाएगी। अब दूसरी संख्या, ये 3 गुनी कहा था, तो 3 गुणा 16 हो जाएगा, 3 गुणा 16, तो 16 तियां 48 हो गई। यही दोनों आंसर हो जाएंगे और आसानी से हो जाएगा प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। दूसरा है, ये है 4 क्वेश्चन करने और 4 ही अंक के होंगे, 16 अंक का पूरा है। तो सबसे पहले ये 13वां चल रहा है इसका। एक वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल 961 वर्ग मीटर हो तो आकृति की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी वर्ग की भुजा, माना वर्ग की भुजा x मीटर है, तो यहाँ लिख दीजिए माना
वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल लिख दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा का वर्ग होता है, तो भुजा का वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर 961 लिख दीजिए और भुजा x है तो x का वर्ग हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 961। अब 961 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा बच्चों। वर्गमूल निकालने के तो कई सारे तरीके हैं आपका, लेकिन हम जो तरीका बताने जा रहे हैं वो भाग वाला बताने जा रहा हूँ। 961 जरा समझ लेंगे आसानी से और करना चालू करेंगे। यहाँ पर पेयर बनाना पड़ता है, यानी जोड़े। जोड़े इधर से बनते हैं लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट की तरफ बनते हैं, तो ये अकेला रह गया तो 9 ऐसे रहने दीजिए। और यहाँ 3 का टेबल लेंगे हम पहले, 3 यहाँ पे, तो 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 9 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा। ऊपर से क्या हो जाएगा, यहाँ 61 ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर 3 और लिख करके प्लस करना होता है, तो यहाँ पर नीचे 3 लिख दीजिए और प्लस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 1 एकम 1 आ जाएगा, तो अब 1 की गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी, तो इससे गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और 1 छिका 6 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा बच्चों, ये तो कट गया आपका, तो 31 आ गया। तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा, 31 मीटर आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। ज्यादा दिक्कत है तो 31 की 31 से गुणा करके देखना, यही 961 ही आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये है सर्वसंख्या के प्रयोग से 52 गुणा 48 का मान निकालिए। चलिए लिख देता हूं मैं, 52 गुणा 48, तो 52 को लिख सकते हैं 50 प्लस 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो गुणा है वो क्या है, 50 माइनस 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो सूत्र लगेगा सर्वसंख्या वो ये लगेगी a प्लस बी, और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 50 का वर्ग हो जाएगा माइनस 4, यानी 2 का वर्ग लिखेंगे। 50 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 240, ये आपका 9 आएगा, और यहाँ पर 6 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये अगला 15वां प्रश्न है। शीर्ष लंब 6.5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 26 वर्ग सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब दिया हुआ है यहाँ पे, शीर्ष लंब 6.5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है, 26 वर्ग सेंटीमीटर, और आधार ज्ञात करना है। आधार क्वेश्चन मार्क हो गया। तो क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल का सूत्र लिख देना, 1/2 गुणा आधार और गुणा शीर्ष लंब। चलिए देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, ये है 26 वर्ग सेंटीमीटर, 1/2 आधार निकालना है, तो आधार की जगह आधार ही लिखेंगे, और शीर्ष लंब कितना है, 6.5 है। तो देखिए 2 तो इधर गुणा में चला जाएगा, तो 26 गुणा 2 हो जाएगा, और ये 6.5 नीचे आ जाएगा। यहाँ क्या बच गया, आधार बच गया बच्चों, तो आधार यहीं पर लिख देंगे। दशमलव हटाएंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, और 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15, और 5 चौक 20, 13 दूनी 26 आ जाएगा। तो कितना बचा, 2 गुणा 4 बराबर आधार बच गया। तो आधार हमारा निकल चुका है, कितना आ गया आधार बच्चों, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, और यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। गुणा भाग बच्चों आप बगल में कर सकते हैं, रफ के लिए यूज कर लेंगे, ऊपर लिख देना, रफ लाइन खींच देना। अगला प्रश्न है 16वां। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4.5 मीटर और 3 मीटर है। इसमें भरी हुई हवा का आयतन ज्ञात करिए। तो देखिए लंबाई कितनी है बच्चों, लंबाई है हमारे पास 5 मीटर, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है आपका 4.5 मीटर, और ऊंचाई भी दी हुई है, ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। आयतन का सूत्र लगा दीजिए। तो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है, 5 है, चौड़ाई कितनी है, 4.5 है, गुणा 3 आ गया,
अब इसकी गुणा कर दीजिए तो 5 तिया 15 हो गया, 15 गुणा 4.5 हो गया और गुणा कर दीजिए 15 पचे 75 का 5 हासिल 7 और 15 चौक 20 और 7 27। इतना वर्ग नहीं आएगा बच्चों, केवल मीटर आएगा। यहाँ पर केवल मीटर आएगा और यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, इसमें जो स्पेस है वो बहुत लिमिट मिलेगा आपको, लिमिट स्पेस में ही काम अपना करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये दीर्घोत्तरी प्रश्न आ गया है। ये 2 ही क्वेश्चन करने होंगे और 5 नंबर के होंगे और 10 अंक का होगा। 17वां प्रश्न है ये। x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 को x माइनस 5 से भाग दीजिए और भागफल ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि क्या भाजक भाज्य का गुणनखंड है। तो चलिए देखिए, x माइनस 5 से भाग देना है किसको बच्चों, ये है x स्क्वायर माइनस का 11x और प्लस का 30। चलिए देखिए, x का x बार जाएगा तो यहाँ x लिख देंगे, x गुणा इससे करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा और x गुणा माइनस 5 से करेंगे तो माइनस का 5x आ जाएगा। अब इसका चिन्ह हटा देंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस का 11 है और ये प्लस का 5 है तो माइनस का 6 बच जाएगा, 6x और प्लस का 30 हमने यहाँ से ले लिया है। अब यहाँ माइनस के 6 बार जाएगा, 6 की गुणा कर दिए माइनस 6 की तो माइनस का 6x हो जाएगा और 6 पंजे 30 हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। चिन्ह बदलने हैं इसके, ये प्लस और ये माइनस दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ क्या बताना था, भागफल ज्ञात करना था। भागफल यहाँ लिख दीजिए, भागफल कितना आ गया बच्चों, x माइनस 6 आ गया, एक आंसर आ गया। अब ये बताना था, बताइए क्या भाजक भाज्य का गुणनखंड है। तो ये शेषफल 0 हो गया, शेषफल कितना आ गया, ये 0 हो गया। तो अतः भाजक भाज्य का एक गुणनखंड है, ये लिखना पड़ेगा बच्चों। इसको छोड़ देंगे तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे बच्चों, इसलिए ध्यान रखना ये भी आंसर आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी गुणा करके बताना है। तो ये x का स्क्वायर है माइनस y का स्क्वायर, इसको दोबारा मैं लिख ले रहा हूं पहले, 3x है माइनस का 5y है। गुणा देखिए ये ऐसे लिखना, x स्क्वायर करके यहाँ 3x माइनस का 5y लिख देना और माइनस का ये y स्क्वायर है और फिर से 3x माइनस 5y लिख देना। x स्क्वायर किस में अंदर गुणा करेंगे तो 3x यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस का 5 यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y हो जाएगा। माइनस की यहाँ गुणा कर दीजिए तो 3x y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा और यहाँ 5y की घात 3 आ जाएगा। इसमें सारी चीजें अलग अलग है, आपको यही केवल आंसर करना है। ये केवल 3 ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर रुख अपना। ये अगला प्रश्न है 18वां। ये है 3200 रुपए पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। बच्चों इसका जो अंतर का सूत्र होता है वो बहुत सिंपल सूत्र होता है, और वैसे निकालेंगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा, तो मैं सिंपल वाला सूत्र लगाने जा रहा हूं। यहां है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। इसका सूत्र होता है P गुणा R बटे 100 गुणा R बटे 100। ये बच्चों केवल 2 वर्ष के लिए तभी जाकर के लगता है, अन्यथा नहीं लग पाएगा। तो देखिए P कितना दिया हुआ है, ये है आपका 3200 है और R कितना दिया है 12 बटे 100 हो जाएगा और फिर से R जो दिया है वो 12 बटे 100 हो जाएगा। बच्चों ये पहले लिख लेना, P का मान कितना है, ये है 3200 रुपए, इसको लिख लेना पहले, जरूरी है लिखना। R का मान है 12%। वार्षिक भी लिख लेते हैं बच्चों इसमें, वार्षिक। अब चलिए जरा गुणा भाग करके देखते हैं। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 भी कट जाएगा। अब गुणा भाग करनी रह गई है, तो ये आ गया 32 और गुणा 12 की करेंगे तो 144 हो जाएगा और बटे 100 आ जाएगा। 4608 गुणा करने पर आएगा और बटे में कितना है 100 है और ये कितना आ जाएगा 46.08।
रुपए आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये थोड़ा शॉर्टकट है इसका, और वैसे आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के ये आंसर आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये है, भारत सरकार ट्रैक्टरों पर लागत मूल्य 11% उत्पादन कर लगाती है। यदि कारखानों में एक ट्रैक्टर की उत्पादन लागत जो है 12,000 रुपए है तो प्रति ट्रैक्टर उत्पादन की राशि ज्ञात कीजिए। यहां पर उत्पादन लागत दी हुई है कितना, 12,000 रुपए, और उत्पादन कर कितना दिया है, 11% दिया हुआ है। तो कुल कर निकालेंगे हम। कुल कर कौन सा उत्पादन कर है बच्चों, ये बराबर कितना हो जाएगा, 12,000 रुपए का 11%। तो चलिए 12,000 हो गया ये, और गुणा 11/100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, क्या बच गया, 120 गुणा 11। तो 0 आ जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 2 13 हो जाएगा। इतने रुपए आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 6-6 नंबर के होंगे, 12 अंक का है। ये कह रहा है समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसके विकर्ण AC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 8 सेंटीमीटर। रचना के पद भी लिखिए। समचतुर्भुज निकालना है बच्चों। सबसे पहले हम AC खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ये हम लोग AC खींचने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये 6 सेंटीमीटर की ये AC, देखो A से लेकर C तक 6 सेंटीमीटर का खींच ले रहे हैं। चलिए स्केल हटा दे रहा हूं मैं, और यहाँ AC लिख दीजिए, A है और ये C है, और 6 सेंटीमीटर भी लिख दीजिए यहाँ, 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, A और C का लंबवर्धक खींचना है। तो इसके लिए प्रकार की जरूरत पड़ती है। प्रकार लेकर के आप लोग A पे लगा देंगे, और इसमें जो दूरी लेनी है वो आधे से ज्यादा लेनी है। आधे से ज्यादा दूरी लेकर के आपको चाप लगाना है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने चाप लगा दिया। ये ऐसे ही वो चाप नीचे की तरफ भी लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो ये भी चाप मैंने लगा दिया है। अब यही प्रकार उठा करके C पे रखना है आपको। C पे रखने के बाद इसको चाप लगाना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर ये चाप लगा दिया मैंने। ऐसे ही ऊपर भी चाप लगा दीजिए यहाँ पर। ये भी चाप लग गया आपका। प्रकार को अब हटा दीजिए और इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद क्या करना है आपको, इसको मिला देता हूं मैं। ये अब ये जो लाइन है बच्चों, ये थोड़ी सी बड़ी खींचनी चाहिए थी आपको। चलिए ठीक है, इसमें अब क्या करना है, इसमें ये लाइन जो है आपको थोड़ी सी बड़ी लेनी चाहिए थी। मैं थोड़ी बड़ी लेकर के दिखा दे रहा हूं इसको। लाइन थोड़ी बड़ी खींचिएगा बच्चों, जिससे कि आगे उसमें चाप लगाना है हमें कहीं। ये हो गया। अब क्या करना है बच्चों, स्केल पे हमें कितना, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 का खींचना है। ये 4 सेंटीमीटर हमें लेना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर मैं लेके दिखा रहा हूँ आपको। ये आपको इधर ले रहा हूँ। ये 4 सेंटीमीटर यहाँ हो चुका है, देखो ये। चार सेंटीमीटर की दूरी हमने ले ली है बच्चों। और ये प्रकार की नोक यहाँ रखना है। ये स्केल हटा दे रहा हूँ जरा बच्चों। और चाप जो लगाना है अब ऊपर लगाना है, यहाँ पर इस जगह चाप लगाना है। ये लगा दीजिए, चाप लग गया। और ऐसे ही चाप को नीचे की तरफ भी लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ये आपने चाप लगा दिया। प्रकार को हटा दीजिए। अब इन्हीं बिंदुओं को मिलाना है बच्चों। तो मिला देता हूँ, देखो कैसे मिलता है। ये आपको यहाँ से मिला देना है यहाँ पर, और ये इसको मिलाना है यहाँ पर,
और ये वाली चीज इसको यहाँ मिला दीजिए और ये वाली चीज इसको यहाँ मिला दीजिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका समचतुर्भुज बन जाएगा। इसके नाम दे दीजिए, क्या नाम देना था, AC हो गया, यहाँ पर B लिख दीजिए और यहाँ पर D लिख दीजिए। तो 4 सेंटीमीटर तो बच्चों ऊपर हो गया, ऊपर वाला 4 सेंटीमीटर आ गया और नीचे भी 4 सेंटीमीटर हो गया। ये इसी रचना के पद को हमें वहां लिखना है। ये D पॉइंट था बच्चों। यहां पर मैंने बताया अब इसके रचना के पद भी लिखने हैं। तो रचना के पद में पहला नंबर 1 है, एक रेखाखंड AC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। नंबर 2 पे AC का लंबवर्धक खींचा। AC का लंबवर्धक खींचा। नंबर 3 पे आ जाइए, बिंदु O से 4 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में लेकर दोनों ओर चाप लगाया। नंबर 4, जो लंबवर्धक को B व D पर काटता है। A, B, BC, CD व DA को मिलाया और नंबर 6 क्या हो गया, ये जो चतुर्भुज बना कौन सा, ABCD। अभीष्ट क्या चीज है, समचतुर्भुज है। बस इतनी सी रचना करनी होगी बच्चों, इतने में ही लिखना होगा। चलिए अगला चलते हैं। एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और QR बराबर 4 सेंटीमीटर, RS बराबर 3.5 सेंटीमीटर, PS बराबर 4.2 सेंटीमीटर और QS बराबर 5 सेंटीमीटर हो और रचना के पद भी लिखने हैं। इसकी रचना बच्चों आप लोग कर लेंगे बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे मैंने करके दिखाया। चलते हैं मैं अगले क्वेश्चन पे। ये 20 वाला है। एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 2.8 मीटर है। त्रिज्या दी हुई है R बराबर 2.8 मीटर। ऊंचाई दे रखी है H है 3.5 मीटर। क्या बताना है, धारिता यानी आयतन बताना है। आयतन या धारिता एक ही मतलब होता है। आयतन का सूत्र होता है, बेलनाकार टंकी है तो पाई R²H। पाई का मान 22/7 है। R का मान कितना है, 2.8 है। इसका स्क्वायर है और 3.5 इसकी ऊंचाई है। ये दशमलव हटा दीजिए, नीचे 10 आ जाएगा तो 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 गुना 10, 2 से काटेंगे इसको 11 आ जाएगा। कितना आ गया, 11 गुना 2.8 गुना 2.8। अब इसकी गुणा कर दीजिए, उतना इसका आंसर आ जाएगा। ये गुणा करके 86.24 घन मीटर आएगा बच्चों, घन मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये हमारा, एक बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 1000 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। व्यास 20 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करिए। व्यास जो दिया हुआ है कितना है, 20 सेंटीमीटर है। त्रिज्या निकल जाएगी, व्यास बटे 2 होती है तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। R का मान 10 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद जो है ऊंचाई ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, कितना दिया है, 1000 पाई वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा देंगे बच्चों। वक्र पृष्ठ का सूत्र जो होता है वो 2 पाई RH होता है। ये दिया हुआ है कितना, 1000 पाई दिया हुआ है, 2 है, पाई ऐसे रहने दीजिए। R का मान 10 है और H आपको बताना है। तो H बराबर हो जाएगा 1000 पाई और बटे में 2 पाई गुणा 10 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा।
2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10 और 0 हो जाएगा, तो h बराबर 50 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। बच्चों ये आपका सेट समाप्त हो गया है और ऐसा ही क्वेश्चन आपका आएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले पार्ट में नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।